अजीज दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। तो नाजरीन, आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी के बारे में। भले ही इंडिया से 4 जंग हार चुके हों, मुंह काला करवा चुके हों, आधे कट गए हों, लेकिन फिर भी जो हौसला है वो इनके अंदर भरा हुआ है। लड़ने की सलाहियत नहीं है, लेकिन चोरी चकारी और सारे गलत कामों में इनसे बड़ी शायद किसी मुल्क की कोई आर्मी नहीं होगी। आज मैं डिस्कशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने न्यूक्लियर सीक्रेट चुराए, किसने इनकी मदद की और किस तरीके से सीक्रेट फिर इन्होंने पैसा लेकर आगे बेचे। तो आपको जितने भी दिखाई देती है ना अरब कॉन्फ्लिक्ट जो पैलेस्टाइन, उसका मैं मेजर रीजन पाकिस्तान को ही मानता हूं। ये मैं तफसील से डिस्कस करूंगा क्या चीज है। एंड आई एम वेरी आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि इस चीज का किसी ने डिस्कशन ही नहीं किया। लोग बात जब भी करते हैं एटम बम की 1970-71 की जंग पे चले जाते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन आज तफसील से डिस्कस करेंगे कि रियलिटी क्या थी। तो पहली बात तो यह है कि फौज का थोड़ा सा बता दूं कि मुल्क के पास फौज नहीं है, फौज के पास एक मुल्क है। ऑन द फेस ऑफ इट पेपर पे दिखाते हैं साल 5-10% का इंक्रीमेंट आर्मी के एक्सपेंडिचर में, लेकिन हकीकतन ये 25 से 30% है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनकी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल पेंशन जो कि सिविलियन बजट से आती है, राइट। और ये सारा का सारा वाइट के पैसे की बात हो रही है। अगर मैं आर्मी की इनकम बताऊं तो 10% अगर वाइट है तो 90% से ऊपर इनकी ब्लैक इनकम है। तो ये सारी की सारी इनकम आती है इनके चोरी के धंधों से। तो वाइट जो आमदनी करते हैं वो तो करते ही करते हैं। पहले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों में मेजॉरिटी कंपनी आर ओन्ड बाई पाकिस्तान आर्मी। शाहीन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन और जी फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट, ये सारी कंपनी हैं। इंटरेस्टिंगली ये जीरो कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। तो जिन लोगों को लगता है मुल्क बैंकरप्ट है, तो भाई अवाम बैंकरप्ट है। कल को मुल्क पूरा भी जीरो हो जाए, आर्मी के पास स्टिल बहुत ज्यादा पैसा होगा। क्यों? क्योंकि एक नंबरी बिजनेस तो है ही है, ये सारा कॉर्पोरेट का काम है, प्लस कहीं प्लॉट काट दिए, कहीं डिफेंस डील में खा गए, किसी डील में। इनफैक्ट जितनी बड़ी डील होती है हर किसी में इनका कट और कमीशन है, पर्सनल लेवल पे भी और इदारे के लेवल पे भी। लेकिन जो इनके 4 धंधे हैं सबसे बड़े, उससे ये इतनी आमदन करते हैं, शायद मेरे हिसाब से तो शायद एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक भी इतना बुक्स पर प्रॉफिट ना शो करते हो। 4 धंधे बता देता हूं। पहला तो गन्स फॉर हायर है। 8-10 साल में ये इनका ऐसा धंधा है जो चल निकलता है। कहीं भी जंग शुरू हो गई ये पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर देते हैं। हाईली प्रॉफिटेबल है, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई धंधा नहीं है। प्रॉफिटेबल, ठीक है। दूसरा धंधा ड्रग्स का और पॉपी का। तो चाहे वो ओपियम हो, अफीम हो, चाहे मेटाफेंटामाइन हो, चाहे क्रिस्टल में, तो ये सारी की सारी प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट 90%, इस पर मैंने एक वीडियो भी किया है कि 90% से ज्यादा ये अफगानिस्तान में पैदा होती है और इसके पाउडर्ड फॉर्म वगैरह, स्मैक, जो भी आप सुनते हैं, ये सारी वो प्रोड्यूस करते हैं। और सारी की सारी जो इनके थ्रू ड्रग निकलती है उसकी स्ट्रीट वैल्यू इज क्लोज टू $50 बिलियन। तो वो स्ट्रीट वैल्यू है, अगर मैं इनके बात करूं तो $4-5 बिलियन ये हर साल का वहां से भी कमाते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो इनका सबसे बड़ा धंधा है, जो अभी रिसेंटली में बना है, रिसेंटली क्या 25-30 साल हो गए, वो है ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग करने का। बॉर्डर पे जितने फौजी बैठे हुए हैं ये अपने कोर कमांडर के थ्रू ईरान से तेल खरीदते हैं लोकल करेंसी में, ना टैक्स देते हैं, ना इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, ना कुछ देते हैं, और उसे बेचते हैं। तो सालाना $25 से $30 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर रफली तेल ये ईरान से भी खरीदते हैं। तो 5 बिलियन में 4-5 साल का बता रहा हूं, और होपफुली $1-1.5 बिलियन पर ईयर की ये है। अब चोरी का माल है तो नो वन नोज। ईरान से ट्रक आते हैं, क्वेटा में उनकी क्रॉसिंग होती है, सारे के सारे जनरल उसमें पैसा खा जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धंधा है न्यूक्लियर का। इस न्यूक्लियर के धंधे में फौज ने इतनी कमाई की है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने भी आपको टेररिस्ट टाइप के या डिफॉल्टर टाइप के मुल्क दिखाई देते हैं, उन सबको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही मुल्क ने दी है, वो है पाकिस्तान। ये है नॉर्थ कोरिया, जो अमेरिका को आके दिखाता है। लीबिया को इन्होंने देने की कोशिश की, ये पकड़े गए। डर्टी बॉम्ब इन्होंने बनाया, राइट। कुछ अरब स्टेट्स को भी कहते हैं चोरी से इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है। और इसके अलावा इन्होंने एज फार एज लैटिन अमेरिका, वहां पर भी इन्होंने ड्रग कार्टेल्स को डर्टी बॉम्ब सप्लाई किए हैं।
अब इनका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर आप सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और जो मैं फिगर दूंगा उसे कनेक्ट करेंगे तो आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि हकीकत क्या है। ठीक है, तो आज तफसील से डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं मिसकंसेप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले जो न्यूक्लियर दी थी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को, देखें 1972 के बाद ये चीज़ नहीं आई। जब मुल्क बना था, कायदे आजम साहब तो खैर पहले ही वफात पा गए, उसके बाद अयूब खान आए एंड ही सिंसियरली स्टार्टेड लुकिंग इनटू द न्यूक्लियर टेक थिंग, राइट। और उनके आने के बाद से ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ा। तो बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो किया अब्दुल कादिर खान के चोरी करने से या अब्दुल सलाम के जो उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप बनाया था उसकी वजह से बना, लेकिन हकीकत ये है इसकी शुरुआत 1950s में ही हो गई थी। तो पहला जो इनको रिएक्टर था वो चाइना ने नहीं दिया था, वो दिया था अमेरिका ने, यूएस ने। 1954 में एक छोटा पूल जैसे कहते हैं, पूल टाइप रिएक्टर इन्हें दिया गया, 54-55 के दौरान दिया गया। 54 में मोहम्मद अली बोगरा थे जो कि यूएस के एम्बेसडर थे, अच्छी इनकी सेटिंग थी, ये जाके उनके एलाय बनने की बातें करने लगे और अमेरिका ने बेवकूफ़ी से इन्हें पूल टाइप रिएक्टर दे दिया, राइट। उसके बाद 54 के बाद 56 में एक प्रोग्राम हुआ था जो कि मतलब इट वॉज अ फेक प्रोग्राम, जिसे कहते थे आइजनहावर का प्रोग्राम होता था जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, जिसे कहते थे एटम्स फॉर पीस, एटम फॉर पीस प्रोग्राम किया था एंड आई थिंक पाकिस्तान बिकेम सिग्नेटरी टू इट, राइट। तो ये सारे के सारे काम अमेरिका ने कर रहा था। अब देखिए सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर जब आप देते हैं तो बेसिकली अब क्या बात बढ़ी, आपको सिर्फ एनरिचमेंट की बात हो गई ना। अब तो कोई आपको बहुत ज्यादा इस टाइप की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंडा तो वही होता है ना। इट्स लाइक अगर आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है तो एक सिविलियन को और एक बॉम्ब लेवल का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो बेसिकली अमेरिका ने पाकिस्तान को रास्ता दिखाया। क्या रास्ता दिखाया? न्यूक्लियर बॉम्ब का। और पाकिस्तान की तारीख में मैं शुरू से बता दूं, 1948 से जंग हारने के बाद से ही इन्होंने प्लान शुरू कर दिए थे। तो जो तारीख में गलत पढ़ाया जाता है कि 1974 में जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा किया उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने बनाया, ये टोटली गलत है। एक्चुअली पाकिस्तान ने प्रोग्राम किया था, इंडियन इंटेलिजेंस गॉट विंड ऑफ इट और उन्होंने फिर रिवेंज लेके ये प्रोग्राम बनाया जो 1974 के एक्सप्लोजन्स थे, राइट। अमेरिका ने पहला पूल टाइप रिएक्टर दिया सिविलियन पर्पसेस से, कोट अन कोट, राइट। उसके बाद ऐसा नहीं रुक गए, 1965 में पार 1 रिएक्टर दिया, राइट, विच वॉज अगेन फॉर यू नो पीसफुल पर्पसेस, राइट। तो आप समझ सकते हैं किस टाइप का होगा। अच्छा, कनाडा भी कम नहीं था, जो पहला सिविलियन जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया वो कनाडा ने बनाया। तो वेस्ट वाले खुद अपना गड्ढा खोद रहे थे। आज अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान, अगर उसकी टॉप 10 परेशानियों में बताऊं तो उसमें से एक है कि पाकिस्तान इज अ रोग कंट्री और ये किसी को भी न्यूक्लियर एसेट बेच सकते हैं, है ना। मिडिल ईस्ट का मसला कब का खत्म हो गया होता, लेकिन उन्होंने चोरी से चकारी से किस किस को न्यूक्लियर सीक्रेट देता है ये शायद CIA को भी नहीं पता। तो इनसे हर आदमी, इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन जो गलती 1950 में 50 से लेकर 60 तक प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दी थी उसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं, राइट। जैसे जंग की मैं बात करूं तो बहुत से लोग, ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, मगर लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट सोवियत अफगान वॉर के बाद 9/11 वॉर के बाद खत्म हो गया है। नो, इनफैक्ट जो यूक्रेन की जंग है इसमें भी पाकिस्तान का मेजर इन्वॉल्वमेंट है। अब हो सकता है इस पर 10 साल बाद डॉक्यूमेंट्री बन जाए, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने फिर से चोरी से पैसा लेके हथियार दिए यूक्रेन को लड़ने के लिए। रशिया ने हरा दिया, यूक्रेन को क्रश कर दिया और अमेरिका ने वो सारे हथियार दे दिए इजराइल को। अब इजराइल जो जंग लड़ रहा है वो पाकिस्तानी हथियारों से लड़ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या है। जंग कहीं भी लगे पाकिस्तान का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, किसी तरीके से चोरी चकारी से कुछ ना कुछ वेपन देना, ट्रेनिंग देना, कुछ ना कुछ ये करते हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर की बात पर। तो अब शुरू होती है अली बाबा और 40 चोर की कहानी। बहुत से लोगों को लगता है कि एटम बम बनाने वाले साइंटिस्ट थे, तो भाई ये साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन ये सारा का सारा बम इन्होंने चोरी से बनाया। 4 चोर इकट्ठे हुए। ये कौन थे? पहले थे आगा हसन आबिदी, दूसरे अब्दुल सलाम, तीसरे गुलाम इशाक खान और चौथे थे मुनीर अहमद खान। मुनीर अहमद खान जो थे, इन सबकी मैं बताता हूं कौन थे, और इनके बॉस थे मास्टरमाइंड भुट्टो। तो मुनीर अहमद खान, जब पाकिस्तान के पास ये इनिशियल टेक्नोलॉजी आ गई तो इन्होंने पकड़ा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन में काम कर रहे उस वक्त मुनीर अहमद खान को,
जो कि जब ये दिसंबर 1965 में गए भुट्टो, वियना गए ऑस्ट्रिया में, वियना में इनकी मुलाकात हुई और ये आदमी पता नहीं एजेंट था क्या था, इसने इंडिया के न्यूक्लियर सीक्रेट उन्हें बताए और बताया कि इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर सकता है। अब गॉड नोज कितने सही थे या गलत थे, मगर बात यह है कि ये चोरी हुई ना, कि एक आप इंटरनेशनल इदारे में काम कर रहे हैं और इस तरीके से जानकारी और मालूमात दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने वही चीज़ दी। दूसरा जो इसमें प्लेयर आता है, अब ये देखिए बम बनाने के लिए क्या हुआ, दूसरा प्लेयर आता है जो कि फाइनेंशियल टाइप का आदमी था, क्योंकि एटम बम बनाना बहुत महंगा काम है, चोरी चकारी भी करनी है, तो ये तो ही ना किसी के घर का ताला तोड़ के ले आए, ये सीक्रेट खरीदना, लोगों को खरीदना, लॉजिस्टिक्स, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए ये लेके आए आगा हसन आबिदी को। ये आदमी कौन था, ये मुहाजिर थे, ये इंडिया से गए हुए थे महमूदाबाद से, और जब ये पहुंचे तो ये भी बहुत शातिर आदमी था। इसने पाकिस्तान का यूबीएल बैंक बनाया था और इसी आदमी ने एक बैंक बनाया जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, बीसीसीआई बैंक, क्रिकेट वाला नहीं है, दूसरा बीसीसीआई है। और इस बैंक के थ्रू इसने पूरी दुनिया के लोगों को ठगा। कहते हैं 80 से ज्यादा मुल्कों में इसकी ब्रांचेस थी, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के खिलाफ जिहाद करने वाला और बम को सपोर्ट करने वाले बैंक की ब्रांच इंडिया में थी, बॉम्बे में। इंडिया की लीडरशिप मेरे ख्याल से सो रही थी, नेहरू साहब मुझे लग रहा है नासिर वगैरह के साथ नैम नूम के मूवमेंट गए हुए थे और ये यहाँ पे खुलेआम एक्टिविटी कर रहे थे। इन्होंने जो बैंक बनाया उसकी पूरी कहानी बताऊंगा, मगर बेसिकली इन्होंने क्या किया, हर आदमी को बेवकूफ़ बनाया। आबू धाबी किंगडम वालों से $2-3 बिलियन इन्होंने ठगे, अरबियों से इन्होंने पैसा ठगा, अमेरिकन से इन्होंने पैसा ठगा, इवन जो सीनियर बुश थे उन्हें भी ठगा, बैंक ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल्स को ठगा, उन्हें बोर्ड पर ले आइए, कंपनी के बोर्ड पे, ताकि लेजिटिमेट लग सकें। इन सबको ठगने के बाद इन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा पैसा जो उसकी बाद में बुक्स ऑडिट हुई थी, बाद में बैंक क्लोज हो गया। अभी भी ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री में जो बैंकिंग रिलेटेड है पढ़ाया जाता है, केस हिस्ट्री की, कैसे फ्रॉड किया। तो भाई इसमें तो आर्मी की आपको तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर ये बैंक बनाया और 20 से 30 बिलियन डॉलर की चपत लगाई और उसी चपत से सबका फंड किया। सारे फौजी जितने भी थे, जिया उल हक से लेके फजले हक होते थे, उसके बाद काकड़ वाकड़ जितने भी आए, सबके इस बैंक में अकाउंट थे। तो चोरी का पैसा भी लेते थे, डिपॉजिटर्स का पैसा भी लेते थे और सबका पैसा ठग के ये भाग गए, इंक्लूडिंग जो यूएई वाले थे। बताया कुछ था, किया कुछ उन्होंने और। ठीक है, अच्छा, तीसरे थे गुलाम इशाक खान। इस आदमी की शक्ल आप देख लें भाई, ये आदमी बहुत शातिर आदमी था। 1940 बैच का ये सिविल सर्वेंट था इंडिया में। फिर 4-5 साल जब आज़ादी मिली तो ये पाकिस्तान आ गया और ये इकलौता ऐसा आदमी है, लोग बात करते हैं भुट्टो की, जिया उल हक की, ये इकलौता ऐसा आदमी है जो 1940 से लेकर 1990 तक अनइंटरप्टेड पावर में रहा। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज के कहने पे इन्होंने सारे गलत काम किए। अंग्रेज के थे, फिर बाद में वफादार बन गए। तो फौज का वफादार, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वफादार और अंग्रेज का वफादार, अमेरिकन का वफादार। ये आदमी का आपने नाम सुना होगा, 90s में ये सदर थे जब बेनजीर भुट्टो को हटा दिया, कभी नवाज शरीफ को हटा दिया। तो इस टाइप के आदमी थे, पठान थे आई थिंक, और बहुत ही शातिर किस्म के आदमी थे। ये सारी चीज़ों को मास्टरमाइंड कर रहे थे क्योंकि भुट्टो ने तो काम इन्हें पकड़ाया था, राइट। तो इन्हें काम पकड़ा के चले गए। अच्छा, अब फिर आए अब्दुल सलाम। ये पाकिस्तान के इकलौते नोबल लॉरिएट हैं। ये इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप बनाया था, तो बेसिकली थ्योरी वाला काम इनके जिम्मे था। तो इन्होंने बहुत हालांकि किया। बॉम्ब के लिए इन्होंने कनाडा को एक कैंडू रिएक्टर होता था 1965 में जो बना था, तो कैंडू रिएक्टर के पीछे भी यही थे। कनाडा जाके इन्होंने लॉबिंग की, पता नहीं 2 नंबरी पैसा था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन somehow he convinced Canada in 1965 to have the CANDU program, CANDU program इन्होंने किया और ये पाकिस्तान लेकर आए। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात है, ये अहमदिया थे, तो पाकिस्तान ने इनसे सारा काम कराया 1972 में। 1974 में दूसरी तरमीम, सेकेंड अमेंडमेंट में कह दिया कि साहब अहमदिया नॉन मुस्लिम, तो इन्हें धक्के मार के फिर भगा दिया गया या खुद भाग गए, राइट। तो सबके साथ ऐसे ही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब्दुल कदीर खान आएंगे। तो ये 4-5 जिसे कहते हैं ना, ये चौकड़ी इनकी इकट्ठे थी और इनका एक ही मकसद था, बॉम्ब बनाना, इंडिया को डिस्ट्रॉय करना। तो ये जो चोरी चकारी न्यूक्लियर सीक्रेट की बात उस टाइम तक नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुत लेट आई, ये आई 80s और 90s में। उससे पहले तो भाई यही था कि किसी तरीके से हम बम बना लें, राइट।
अच्छा, जो मुनीर अहमद खान था, इसे जब भुट्टो लेके आए तो इन्होंने टारगेट दिया हुआ था। इन्होंने कहा था जी हम 1976 का शायद इन्हें टारगेट दिया था कि भाई 1976 तक आप बम बना दो। तो पहले ये काम कर रहे थे प्लूटोनियम टेक्नोलॉजी पे। तो दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका है प्लूटोनियम, दूसरा होता है यूरेनियम। अब यूरेनियम में क्या एनरिचमेंट होती है, मगर इफेक्टिवली लोग इसे थोड़ा सा बेटर बताते हैं। तो पाकिस्तान ने पहले ट्राई किया प्लूटोनियम का, लेकिन इट डिड नॉट वर्क आउट एंड देन दे मूव्ड ऑन टू द यूरेनियम पाथ। जब इंडिया ने पाकिस्तान को 1965 में शिकस्त दी तो ये गए भुट्टो साहब असेंबली में। इससे पहले इन्होंने सेंटो, जिसके ये सीटो सेंटो के पार्ट थे, जो कि नेटो से पहले के ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने कहा साहब कि हमारी सपोर्ट की जाए और इंडिया अटैक कर रहा है, जबकि 100% गलती इनकी थी। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2011 का एक्ट का हवाला दे दिया कि साहब आप पे तो वेपन एम्बार्गो है, हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उस टाइम मतलब दिस वाज द मोमेंट व्हेन ही रियली डिसाइडेड कि यार हमने बम तो बनाना ही बनाना है, राइट। काम पहले से चल रहा था। अच्छा, फिर 65 के बाद ही डॉर्चेस्टर होटल लंदन में एक मीटिंग हुई जिसमें मुनीर अहमद, भुट्टो साहब और ये मिले और उन्होंने पूछा भाई कितना खर्चा आएगा। तो मुनीर अहमद ने कहा कि $150 मिलियन का खर्चा आएगा, बम हम बना लेंगे। हालांकि ये बना नहीं पाए, बनाया उसे अब्दुल कदीर खान ने कही। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो इसे, ये बहुत महंगा सौदा है और हम गरीब मुल्क हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। उसी के बाद से ये बीसीसीआई बैंक की हरकतें आई बिकॉज दे वांटेड मनी, राइट। अच्छा, इसी बीच आपने यूएस का इन्वॉल्वमेंट देख लिया, कनाडा का इन्वॉल्वमेंट देख लिया। अब आता है पाकिस्तान का असली मालिक अंग्रेज, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया? तो देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया कि पाकिस्तान का क्रिएशन एक सीक्रेट डील से हुआ था, जो कि जिन्ना साहब और चर्चिल के बीच हुई थी। और ये और गहरा गई जब अमेरिका ने 1942 से लेकर 1945 तक मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो एटम बम बनाने का पहला सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसे रॉबर्ट जे ओपनहाइमर लीड कर रहे थे, वो किया। क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने एक्ट पास कर दिया था कि भाई वी विल नॉट शेयर दिस टेक्नोलॉजी टू एनीवन इंक्लूडिंग यूके। तो यानी अमेरिकन सेनेट में जब ये जो बिल था, व्हेन इट गॉट पास्ड, देन यूके रियली वांटेड कि पाकिस्तान अलग हो जाए सो डेट एक बफर स्टेट बना रहे, नंबर 1। दूसरा, न्यूक्लियर स्पाइंग करता रहे, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूक्लियर साइट्स थी सोवियत यूनियन की, देवर इन द साउथ, राइट। तो उन पे उन्हें ट्रैक रखना था। प्लस उन्हें एक बात पता थी कि बिकॉज जो मैंने एक वीडियोस भी किए हुए हैं कि ब्रिटिशर्स न्यू कि ये जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, दे आर इन्फीरियर इन क्वालिटी, मिलिट्री पर्सनल इन्फीरियर किस्म का है, एंड विद टाइम इट्स ओनली गोना डिग्रेड। तो इस पर काफी सारे जनरल ने उस टाइम की बायोग्राफीज वगैरह लिखी हैं कि मतलब व्हाट दे थिंक इज कि विद टाइम पाकिस्तान इज गोना गेट वीकर, इट्स गोना टर्न डेस्पोटिक, और हम इसे इजिली कंट्रोल कर लेंगे बिकॉज द आर्मी इज नॉट एज गुड एज द इंडियन आर्मी, राइट। तो आप वीडियो वो देख लेना। तो अंग्रेज की शुरू से नजर थी, उन्हें पता था, लेकिन देख रहा था, वही होता है ना कि पहले वेस्ट में आ गए तो उन्होंने देखा पहले कोई एक कदम ले फिर करते हैं। तो ये नेगोशिएशन भी कर रहे थे। अच्छा, 69 में पहली बार अंग्रेज ने 312 ग्राम आई थिंक फिशन मटेरियल इन्हें दिया था। बहुत लंबा इनका डिस्कशन हुआ कि हमें वेपन ग्रेड का एनरिच्ड यूरेनियम दो, मना करते रहे, बस 69 में दे एक्चुअली प्रोवाइडेड दैट, राइट। तो ये जो था इट वाज अ बिग थिंग, क्योंकि जब इन्हें वेपन ग्रेड का मिल गया तो वेपन ग्रेड के मिलने के बाद तो बचा ही कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, सेंट्रीफ्यूज वगैरह ले आओ तो उसके बाद काम हो जाता है, राइट। तो सवाल पूछने वाला ये है कि अमेरिका ने, कनाडा ने पहले सिविल का रिएक्टर दिया, एक ने रिएक्टर बनाया, फिर उसको डेवलप किए पुराने एफर्ट्स को, फिर अंग्रेज ने 69 में फिशन मटेरियल दे दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई आपने इंडिया के रिटेलिएशन में बनाया ये? इसका मतलब तो प्लान पहले से ही था ना, राइट। अच्छा, अंग्रेज के साथ जो उन्होंने आदमी लगाया था उसका नाम था एहसान मुबारक समथिंग, आई थिंक उनका नाम था। तो इस आदमी को लगाया, ये क्या करते रहे, वहाँ से भी सीक्रेट्स की चोरी करते रहे। तो जितने भी साइंटिस्ट बाहर गए, ये बेसिकली अपने टेक्नोलॉजिकल प्रूडेंस या प्रोवेस की मदद से नहीं, ये सब चोरी चकारी की मदद से सारे असेंबल कर रहे थे। कई बार तो मुझे लगता है शायद एजेंसीज का ये ऑलरेडी प्लान बना हुआ था कि इन लोगों को सपोर्ट करना है। अच्छा, फिर आया 1971। 1971 में जब ये जंग हारे, इंडिया ने इतनी बुरी शिकस्त, मतलब आज तक अगर आप देखें तो तारीख में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई हो।
93,000 सोल्जर सरेंडर कर गए। इसका आप ऑन द कंट्रास्ट देखें स्कर्दू की सीज जो 1948 में कर्नल शेर जंग थापा ने लीड की थी इंडिया की तरफ से। स्कर्दू का एरिया जो कि उस टाइम नेहरू साहब की नासमझी बेवकूफ़ी की वजह से चला गया, वहाँ पर 100 सोल्जर्स के साथ उन्होंने 6 महीने सीज डाली थी। पाकिस्तानी फोर्सेस कुड नॉट ऑक्यूपाई स्कर्दू। 93,000 जब सोल्जर सरेंडर हुए तो उन्हें डे 1 से पता था। देखिए ये बात एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है उनके माइंड में ये बात क्लियर है। उन्हें पता है कि इंडिया साइज में भी बड़ा है प्लस जो मोरल है डेट इज़ वेरी हाई। बिकॉज पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल तरीके से मुल्क बनाया गया है, इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया गया है, तो नेशनल आइडेंटिटी इज़ इस्लाम। और कोई जो आइडेंटिटी है डेट इज़ इस्लामिक आइडेंटिटी, इट्स नॉट पाकिस्तानी। आप इंडिया में किसी से पूछेंगे तुम कौन हो तो वो पहले बताएगा इंडियन हूँ, उसके बाद अपना रिलीजन बताएगा। मोस्टली लोग रिलीजन भी नहीं बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पीपल विल से फर्स्ट रिलीजन एंड देन नेशन। अगर आप उनसे बोले इस्लाम या पाकिस्तान में से क्या फर्स्ट है या किसके लिए किसे छोड़ दोगे तो दे विल ऑलवेज पिकअप इस्लाम, राइट। और इन लोगों को पता था कि इस तरीके का ये मुल्क है। कन्वेंशनल जंग में अगला जंग हुआ तो पूरा पाकिस्तान इंडिया ले लेगा, तो इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी की। फिर से कबाल इकट्ठा हुआ, ये मैंने शुरू में बताया था। और जब ये गए यूएन जनरल असेंबली 72 में तो इन्होंने इसका कंपैरिजन कर दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइल से। वर्साइल की ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी जिसमें जर्मनी हारा था, शेमफुल कंडीशंस इम्पोज की गई थी, उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये जो सरेंडर था उसे 1914 से स्पीच में 1718 की जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी इससे उन्होंने उसका कंपैरिजन किया और इन्होंने कहा हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब बात हकीकत ये है कि ये सब चोर इकट्ठा थे। अच्छा, वहाँ पर जब ये 72 की स्पीच दे रहे थे तो इनकी बाद में जो कबाल इकट्ठा हुआ तो इन्होंने बात की कि यार ये बॉम्ब हम बनाएं, क्योंकि अब इतनी चोरी चकारी हो गई है। प्लूटोनियम टेक्नोलॉजी थी हालांकि, लेकिन इन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया रज़ीउद्दीन सिद्दीकी का। ये वो आदमी थे जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, अमेरिका के साथ ये इन्वॉल्व थे। और इन्होंने क्या कहते हैं ब्रिटिश का जो बाद में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हुआ ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो उन्होंने कहा ये बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। इसके बाद एंट्री होती है पाकिस्तान के जो फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब्दुल कदीर खान, राइट। तो ये जो आए थे ये अगेन एक मेटलर्जिस्ट थे और ये यूरेनको कंपनी होती थी डच में, नीदरलैंड्स में, वहाँ पर काम कर रहे थे। इन्होंने वहाँ से नक्शे चुराए, चोरी की, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर के डिज़ाइन चुराए, सेंट्रीफ्यूजर्स के डिज़ाइन कॉपी किए और ये भाग के आ गए पाकिस्तान। वहाँ इन्होंने कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी चालू कर दी। इन्होंने कहा साहब मैं बना तो लूँगा मगर पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, तो देखिए पैसा भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। अच्छा, यूरोप में क्या था, जो आप वेस्ट इंटेग्रिटी अभी देखते हैं वो आज से 50 साल पहले इतनी नहीं थी। बिकॉज ये यूरोपियन यूनियन, शेनेगन का कंसेप्ट एंड यूरोपियन फ्रीडम, इट्स वेरी वेरी न्यू। अगर आप 50-60 साल पहले देखें तो यूरोप वॉज एज करप्ट एज एनी थर्ड वर्ल्ड और अ डेवलपिंग कंट्री। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू फिनोमेना विच हैज़ कम इन टू यूरोप। तो पहले जो जर्मन साइंटिस्ट होते थे या इटालियन वो होते थे, ये भी पैसा मूसा लेके काम कर देते थे। तो कुछ जर्मन इंजीनियरिंग फर्म थी जो चोरी से मटेरियल इन्हें सप्लाई कर रही थी। साइंटिस्ट थे जो डिफेक्ट करके आए थे फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड दे वर रेडी टू वर्क ऑन अ डिज़ाइन फॉर मनी, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अब्दुल कदीर खान ने, इनका बेसिकली रिसर्च कम करते थे, चोरी चकारी का काम ज़्यादा था। इन्होंने दुबई में कंपनियां सेटअप की, शेल कंपनीज थी, कोई दुबई में, कोई माल्टा में, कोई साइप्रस में, कोई केमन आइलैंड में। तो जितने भी दुनिया के पुराने टैक्स हेवन्स हैं वहाँ पर इन्होंने कंपनियां एस्टेब्लिश की और उन कंपनियों के थ्रू ये सारी डीलिंग करते थे, इन सब साइंटिस्ट के साथ राब्ते में थे। लेकिन देखें हर चीज़ में चाहिए होता है पैसा। पैसा पाकिस्तान के पास था नहीं, बीसीसीआई बैंक से आ रहा था। बैंक बहुत राइज कर गया था बिकॉज यूएई वालों ने डिपॉजिट डाले और मुल्कों ने, इस्लामिक मुल्कों ने डिपॉजिट डाले। तो भुट्टो साहब ने कैसे बेवकूफ़ बनाए, इन्होंने इसे इस्लामिक बम का नाम दिया। इन्होंने कहा देखें सबके पास बम हैं, तो क्या कहते हैं पूरे जो क्रिश्चियनिटी है, इन्होंने बेसिकली हवाला दिया क्रिश्चियन मुस्लिम वॉर्स का। इन्होंने कहा ईसाइयों के पास हथियार है तो हम सारे इस्लामिक लोग मिलकर ही हथियार बनाएंगे,
राइट। इन्होंने एक जलसा भी किया था लाहौर में, तो सारे इस्लामिक कंट्रीज आए और प्राइमा फेसी दे अग्रीड, यू नो, मतलब दे अग्रीड टू भुट्टोज प्रपोजल। लेकिन अग्री हो गए थे, उसके बाद इन्होंने बीसीसीआई के थ्रू डिपॉजिट दिए। अब डिपॉजिट दिए तो उन्होंने, लेकिन फ्री में नहीं थे ना, इंटरेस्ट रेट होना था, तो डिपॉजिट देते थे, फिर इंटरेस्ट रेट इन्हें मिलता था। अब बेसिकली ये बैंक क्या था, ये पॉन्जी स्कीम थी। इसके ऑडिट रिपोर्ट्स में बहुत गड़बड़ें थी। सारा का सारा डिपॉजिटर का पैसा जाता था जिहादियों के पास और पाकिस्तान के बम बनाने में, राइट। और हर आदमी का ये अकाउंट खोल लेते थे। जो लैटिन अमेरिका के ड्रग लॉर्ड्स हैं, मैनुअल नोरेगा जैसे लोग जो कि पनामा के डिक्टेटर थे, उन तक का अकाउंट खोला। पाब्लो एस्कोबार, ग्वादलहारा कार्टेल, काली कार्टेल, ड्रग मनी का भी ये पैसा लॉन्डर करते थे। आजकल तो इतने ज़्यादा है, डीईए जो है यूएस का, यू कैन नॉट रियली डू डैट, राइट। जो बैंकिंग के प्रोटोकॉल्स आजकल बहुत सख्त हैं, लेकिन पहले यू कुड डू डैट। तो इनका सारा का सारा मनी ये चैनलाइज करते थे और फिर इन्वेस्ट कराते थे, रिटर्न देते थे। 2 नंबरी पैसे पर रिटर्न मिलता था, तो लोग इनमें इन्वेस्ट करते थे इस बैंक में। अच्छा, किसी से 1 बिलियन पकड़ लिए, 2-4 साल इंटरेस्ट दिया, फिर और डिपॉजिट ले ली। तो बेसिकली ये चेन मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पॉन्जी स्कीम टाइप का था। पुराने लोगों को नए का पैसा दे रहे थे और बीच में से सारा पैसा पाकिस्तानी लोग यूज़ कर रहे थे। इसी बैंक में जितने भी जनरल थे जो 2 नंबरी खाते लेते हैं, तो आर्मी का करप्शन अब का नहीं है भैया, 1947 से चल रहा है। इन सब के खाते इसी बैंक में थे, इंक्लूडिंग जियाउल हक। तो ये सारे के सारे इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, देखिए स्कैम आप जो है ना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो लेट 70s में दे स्टार्टेड आस्किंग बैक द डिपॉजिट्स। लोगों ने कहा भाई हमें डिपॉजिट लाओ, इंटरेस्ट रेट हाई करो। क्यों? क्योंकि लेट 70s में हुई थी ऑयल क्राइसिस, तो ओपेक कंट्री में क्राइसिस आ गए, पैसा आना बंद हो गया। नाउ पाकिस्तान वाज एट क्रॉस रोड। अब इस प्रोजेक्ट को फंड कौन करेगा? तभी जैसे कहते हैं ना, किस्मत खुल गई। 79 से 89 शुरू हो गया सोवियत अफगान वॉर, जिसमें बेसिकली पाकिस्तान प्रॉक्सी का काम कर रहा था। रशिया को कंटेन करने की टैक्टिक थी अमेरिका की, और अमेरिका जिहादियों को अराउस कर रहा था। तो जो इस्लामिक टेररिज्म पहले लेके आया, दैट इज एक्चुअली ब्रॉट बाय अमेरिका। अमेरिका में रिलीजियस बुक्स छपवाता था, लोगों को कहता था आप जाके जिहाद करें। पाकिस्तान के थ्रू ये सारी बुक्स, सारा असला, सारा पैसा आता था। पाकिस्तानी आर्मी के लोग 90% पैसा खा जाते थे, 10% लड़ने वाले को दे देते थे, और ये खाने का पैसा कुछ पर्सनल पॉकेट्स में जाता था, कुछ लगता था न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, अब ये पैसे के साथ साथ आर्मी को दिखा एक दूसरा बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये था अफीम का, पॉपी का बिजनेस। तो अफीम के डेरिवेटिव्स होते हैं स्मैक, हेरोइन। तो इन्हें लगा यार ये तो बिजनेस ही बहुत अच्छा है, बिकॉज अब इनके राब्ते हो गए थे। तो सारा आई थिंक वर्ल्ड का भी 85 to 90% जो अफीम आता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अफगानिस्तान। और आर्मी ने ये सारा का सारा अफीम खुद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कराया और अपना ब्रांड लगा के आगे बेचा। दुनिया भर में इनके राब्ते थे, लैटिन अमेरिका से लेके अमेरिका, यूरोप, कनाडा, हर जगह ये ड्रग्स जाता था। और जो उसका पैसा आया, इट वॉज ह्यूज। पैसा भी आया, प्लस उसे देख के और एंसिलरी और सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट भी आए। तो दिस ड्रग बिजनेस एक्चुअली बिकेम द मेन स्टे ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और ये 10 साल लेट 80s से अर्ली 90s तक बूम पर चला है। एंड बैंक एक्चुअली डिड नॉट नीडेड एनी मनी फ्रॉम आउटसाइड। और ये बैंक इतना बड़ा बन गया था कि यूएस में एक लॉ भी कहते हैं पास हुआ था, जिसमें दे सेड कि बीसीसीआई बैंक वॉज बार्ड फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अमेरिकन बैंक, क्योंकि लोगों को लगता था कि इसने अमेरिकन बैंक को एक्वायर करके जो वहाँ के बैंकिंग लॉज हैं उसमें आ गया, वहाँ से किसी से इंटरेस्ट रेज कर लिया, तो ये तो जो 2008 वाली क्राइसिस थी वो हो जानी। तो एवरीवन न्यू कि दिस इज़ अ शेडी बैंक, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि आगा हसन आबिदी का दिमाग था और प्रूफ नहीं थे। ये बाद में प्रूफ हुए, जिस पर लॉ सूट्स हुए, फिर सारी ऑडिटिंग, ये जो अर्न्स्ट एंड यंग और डेलॉइट वगैरह, ये जो भी ऑडिटिंग कंपनीज थी, सबने फर्जी ऑडिट किए हुए थे। तो खैर पैसा आ रहा था और एक बहुत अच्छा ड्रग का बिजनेस मिल गया। फिर क्या था, बल्ले बल्ले। 77 का जो डिज़ाइन बना हुआ था, 83 में पाकिस्तान ने पहले एक्सप्लोजन किए। ये कोल्ड टेस्ट थे, ये करवाए कहाँ? ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का बेसिकली रिलेशनशिप एक ही है।
चाइना सीज पाकिस्तान एज अ लो कॉस्ट ऑप्शन टू ब्लीड इंडिया, दैट्स इट। उन्हें पता था कि इनको मदद करो, तो हर तरीके से चाइनीज़ ने भी मदद की। लेकिन चाइना के जो खुद की जो टेक्नोलॉजी थी वही 2 नंबर थी, तो 2 नंबरी आदमी कभी 2 नंबरी आदमी से थोड़ा साझा करने से डरता है। हालांकि पाकिस्तान ने कोड ब्रेक किया और इन्होंने फिर 2 नंबरी तस्करी की। तो 83 में जब पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट किया, उससे 2 साल पहले क्या हुआ? अब देखिए, इंडियन इंटेलिजेंस न्यू, इजरायली इंटेलिजेंस ऑल्सो न्यू दिस। तो 81 में आपको ध्यान होगा इसराइल ने इराक पर हमला किया था। इसराइल इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिए थे, राइट। अब इसराइल बिकॉज न्यू कि जब ये ड्रग मनी 79 के वॉर में आया एंड द न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इन फुल स्विंग, देन इंडिया एंड इसराइल केम टू एक्शन। हालांकि इंडिया और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आई थिंक 94 में ही चालू हैं, लेकिन इनके रिलेशनशिप जो बैकडोर है उससे बहुत पुराने। तो देवर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस, और आई थिंक ये प्लान बना, एक ब्रिगेडियर हैं पाकिस्तान के मेजर जनरल, उन्होंने कहा है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट उन्होंने कहा है कि इसराइल के F-16 इंडिया के उधमपुर बेस से, जो कि इंडियन कश्मीर है, वहाँ से उड़े थे। एंड द प्लान वॉज टू अटैक द काहूटा पिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आता है। प्लान था अटैक करने का। अब कितना मेटेरियलाइज हुआ कितना नहीं हुआ, नो वन नोस, लेकिन जो इंटेलिजेंस थी वो सही थी। क्यों? क्योंकि इसके 2 साल बाद ही पाकिस्तान ने पहले 83 में कोल्ड टेस्ट कर दिए। अच्छा, 83 के कोल्ड टेस्ट के बाद एवरीवन गॉट टू न्यू दिस, और उसके बाद इंडिया के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी ये प्लान था। तो 87 लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप स्ट्रांग नहीं रही है। जैसे आजकल मोदी जी स्ट्रांग हैं, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अनफॉर्चुनेटली 80s और 90s इंडिया का वर्स्ट पीरियड था और पाकिस्तान का गोल्डन टाइम था, राइट। तो जितने भी बड़े आप सुनते हैं ना, जितने भी वाक़े हुए हैं वो इस दौरान हुए। 83 से 87 तक इंडिया वॉच कर रहा था। फिर 87 में इंडिया गॉट अ वेरी वेरी गुड कमांडर इन चीफ, जनरल सुंदर जी थे। अरुण सिंह उस टाइम आई थिंक सेंट्रल होम मिनिस्टर होते थे। एंड दे डिसाइडेड कि पाकिस्तान के हम अटैक करेंगे। तो इन्होंने सारी की सारी फोर्सेस बॉर्डर पर बुला ली, पाकिस्तान के वेस्ट बॉर्डर। प्लान था कि इन्हें अटैक करके, इससे पहले ये कुछ कर रहे हैं, पहले ही अटैक करके ख़त्म कर दो, राइट। लेकिन फिर डिप्लोमेसी हुई, फिर ज़ियाउल हक का इंसिडेंस हुआ जिसमें इंडिया के जो कुलदीप नैयर होते थे उन्हें बुलाया, इंटरव्यू किए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। बेसिकली पाकिस्तान ड्रॉप द हिंट कि भाई वी ऑलरेडी हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ज़ियाउल हक से जो पूछा गया था कि किसी अमेरिकन ने, आई थिंक किसी वेस्ट के अखबार ने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि भाई बम है या नहीं है, तो उन्होंने कहा बस हम वी आर जस्ट वन स्टेप अवे, कि हमें एक चाबी कसनी है एंड देन वी आर रेडी। तो बेसिकली है भी और नहीं भी। तो उसके बाद ही जो इंडिया ने फिर अटैक नहीं किया। तो इस चीज़ को बहुत से लोग इंडिया का वॉर डॉक्ट्राइन कहते हैं, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। उस पर मैं कभी वीडियो बाद में करूँगा, अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्या हुआ। फिर इंडियन जर्नलिस्ट गए थे, कुलदीप नैयर, ही मेट अब्दुल कदीर खान, तो अब एक अपने साथ टेप रिकॉर्डर भी लेके गए थे। फिर अब्दुल कदीर खान ने इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे ही बात कर दी कि अरे सुना आपके पास बम बूम नहीं है। इंडिया के वो जो न्यूक्लियर थे, राजा रमन्ना आई थिंक होते थे इंडिया के, जो न्यूक्लियर उस टाइम हेड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल कदीर खान झूठ बोल रहा है, कुछ बम बूम नहीं है इसके पास। तो ये चिल्लाया, बोला दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई हैव द बॉम्ब। और वो बात रिकॉर्ड हो गई, जो बाद में आके इंडियन मीडिया पर उस टाइम चल गई थी, राइट। तो ये सारा का सारा काम पाकिस्तान ने किया, प्लस ओपीएम का पैसा, वॉर का पैसा, और उसके बाद 90s जो कि इंडिया का वर्स्ट टाइम था। एक के बाद एक गवर्नमेंट आ रही थी, कभी वीपी सिंह, कभी चंद्रशेखर, कभी हरदन हल्ली, देवी गौड़ा, डोडे गौड़ा, जो भी थे, तो सारे के सारे आ रहे थे और पाकिस्तान को उसमें एक फिर से अपॉर्चुनिटी दिखी। ऑफ कोर्स कश्मीर में इन्हें इंसर्जेंसी और टेररिज्म करना था, दूसरा ऑप्शन था न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने का। अच्छा, 83 में टेस्ट हो गए, फिर क्या बचा? फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, राइट। अब बेसिकली बॉम्ब था भी और नहीं भी था, ऑन पेपर्स नहीं था लेकिन पाकिस्तान के पास बॉम्ब था। तो अब बेचना शुरू हुए न्यूक्लियर सीक्रेट। सबसे पहले माल बेचा गया पड़ोसी को, ईरान को, लेकिन उससे पहले इन्होंने सेटिंग की। जो भी ISI और फौज काम करती है, सबसे पहले फ्रंटमैन बनाते हैं।
तो फ्रंटमैन बनाया गया अब्दुल कदीर खान को। इनके नाम से जगह जगह अकाउंट्स खुलवाए, इनके जो भी यार दोस्त थे जो कि इसी फील्ड के थे उन्हें जगह जगह भेजा गया। ये सारे के सारे शेडी किस्म के लोग थे जो पैसे लेकर सीक्रेट्स चोरी कर रहे थे। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए और ये काम इसलिए किया कि कल को अगर पकड़ा भी जाए, मान लीजिए अब्दुल कदीर खान अगर पकड़े जाते हैं तो एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी हो सके कि भाई हम तो नहीं जानते, इसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया होगा। अब मुझे एक बात बताइए, कोई कर सकता है? एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी फौज जो पूरी दुनिया में इधर उधर लड़ने गई, हर जगह क्राइम में इन्वॉल्व रही, लोग भेजे, असैसिनेशंस की, ड्रग सप्लाई किया, वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनके नाक के नीचे कोई बैठ के उनको बेवकूफ़ बना ले। तो ये सब कुछ नहीं था, ये सारे के सारे काम फौज कर रही थी। तो भाई सबसे पहले हथियार बेचे गए 87 से 90 के दौरान ईरान को, और ये बात खुली 2003 में। देखिए 2003 में यूरोपियन यूनियन ने आई थिंक उस टाइम पर प्रेशर बनाया था, उन्होंने ईरान से कहा इंस्पेक्शन कराओ। इंस्पेक्शन कराने गए तो एक जगह ईरान में नाटांज करके, जहाँ उनकी लैब्स और ये ज़खीरा था, जब ये वहाँ गए तो इन्होंने देखे P1 टाइप सेंट्रीफ्यूजेस, राइट। P1 टाइप सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं उसके गॉडफादर यही थे, अब्दुल कदीर खान। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया, पूछा किसने बनाया, तो एक जर्मन इंजीनियर होता था हैंस मेबस करके, वो कबूल कर गया। उसने कहा जी हाँ मैंने किए हैं, और ये सारा का सारा माल आया खान रिसर्च लेबोरेटरीज से और उनकी जो शेडी कंपनियां बनी हुई हैं, राइट। तो ये बात प्रूव हो गई 2003 में कि इन्होंने ही की थी। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया, लेकिन फिर जो ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रफसंजानी, उन्होंने क्लियर कट उनका बयान है कि भाई हमने टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से ली थी और पूरा पैसा दिया था, कोई फ्री में तो ली नहीं, राइट। तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इस तरीके से इन्होंने खड़ा किया। अच्छा, इराक को भी इन्होंने दिया। तो दुश्मन हो चाहे कोई हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे इंडियन हो, हर आदमी को पैसा लेके इन्होंने बेचने की कोशिश की। रकम ज़्यादा थी तो ख़रीदार कम थे। अच्छा, इराक को बेचा गया तो इराक ने हालांकि डिनाई किया। इराक के जो सद्दाम हुसैन थे, देखिए ही वॉज वेरी स्केप्टिकल। सद्दाम हुसैन को हमेशा यही लगता था कि यार ये इनसे डील करना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए जो इनकी डीलिंग रही है ना, जो भी ISI वाले डील करते हैं ये गलत काम भी करते हैं, फिर ब्लैकमेल भी करते हैं। ये नहीं कि माल दे दिया, चोरी चकारे, रकम मिल गई बस, ना, माल भी देंगे, फिर आपके वीडियो स्टिंग, आपके फोटो भी कराएंगे ताकि आपको ब्लैकमेल कर सकें। क्यों? उन्हें पता है कि अगर हम पकड़े गए तो अब्दुल कदीर खान है, आप पकड़े जाओगे तो पूरा स्टेट है, राइट। तो इस वजह से उन्होंने, इराक वालों ने इनसे माल नहीं लिया, राइट। ये आई थिंक 98 में 98 की न्यूज़ वीक की रिपोर्ट है कि UN मोविक ऑफिशियल्स ने फिर ये सीज की थी, और उसमें रिजल्ट यही निकल के आया कि भाई जो इंस्पेक्टर्स गए थे आई थिंक, बट ये किसी तरीके से 98 में बात सामने आ गई थी कि ये काम करने वाले यही लोग थे। अच्छा, अब लीबिया के जो मुअम्मर गद्दाफी थे, देखिए उन पर लगा दिए थे सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने। उनका जो ईरान एंड लीबिया सीक्रेट एक्ट होता था उसके तहत इन पर सैंक्शंस लगा दिए। मुअम्मर गद्दाफी बैकडोर में सेटिंग कर रहे थे अमेरिका से डील करने में। तो लेकिन ये बात फिर 2003 में खुली। तो 2003 में बहुत सारी चीज़ें खुली थी। जब इराक का वॉर हो रहा था तो लोगों को लगा भाई हम पे हमला ना कर दे, तो ये सब खुल गए। अच्छा, 2003 में US ऑफिशियल्स ने एक शिप जो कि पाकिस्तान से पहले मलेशिया गया, मलेशिया की एक कंपनी थी जो वहाँ के पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटे की, तो उस कंपनी के थ्रू वेसल का नाम BBC चाइना था, तो ये गया और इसमें न्यूक्लियर पार्ट जा रहे थे। अमेरिका वालों ने या इंटरनेशनल इदारों ने उसे सीज कर लिया। तो फिर बाद में जब वेपन इंस्पेक्टर गए लीबिया तो उन्हें वही सेंट्रीफ्यूजेस दिखाई दिए, वही सारे डिज़ाइन दिखाई दिए, जिसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बुक भी है कि जिसमें लिखते हैं आई थिंक जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे US के, कि भाई हमने दिखाया, और जो हमारे पाकिस्तान में जो भी इस्लामाबाद में बात हुई तो उस टाइम के जो भी PM थे उनसे बात करके बताया कि आप ऐसे चोरी कर रहे हैं। जब वो नहीं माने तो बैग में से सेक्रेटरी ने एक डॉक्यूमेंट निकाल के दे दिए, बोले साहब ये मिला था हमें लीबिया में। एग्जैक्टली वो वही थे डिज़ाइन जो पाकिस्तान के आई थिंक नवाज शरीफ के साथ हुआ था ये, राइट। तो इन्होंने 4 कंट्रीज़ को बेचे, लीबिया वाले को बेचे, मुअम्मर गद्दाफी को भी बेचा, और उसका ज़खीरा देखकर इंस्पेक्टर्स के होश उड़ गए। जब वो लीबिया, त्रिपोली वगैरह गए तो उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके के काम हो रहे हैं। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को लगने लगा कि यार अब तो गड़बड़ हो गई,
क्योंकि देखें ये सारे अमेरिका के दुश्मन हैं। अच्छा, जो चौथा दुश्मन आया नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया में तो इन्होंने हद कर दी। रोडोंग मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की, जो आपकी गौरी मिसाइल है, तो गौरी मिसाइल कुछ नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया की रोडोंग मिसाइल का ही नाम चेंज कर दिया है। सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, ऊपर हरा झंडा, नाम गौरी लिख दिया है। इट्स एग्जैक्टली द सेम मिसाइल। आई थिंक इट कैन कैरी द न्यूक्लियर वॉर हेड्स। और नॉर्थ कोरिया से डील हुई थी कि भाई हम आपको न्यूक्लियर डिज़ाइन देंगे, आप हमें मिसाइल दो, और इन्होंने उनसे पैसे भी पकड़े होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सपोजिटली, not supposedly, I think it's worth a lot more than a long range ballistic missile, right? तो ICBM और मिसाइल इनके चक्करों में शुरू से ही थे, इन्हें नॉर्थ कोरिया से मिल गया। तो जब बेनजीर भुट्टो ने 93 में दौरा किया था, तो उन्हीं के साथ जो उनके एंटूराज में था बंदा, उसने लिखा था कि भाई इनकी जेब में सीडी थी। तो इस तरीके से काम कर रहे थे, डिप्लोमेट की जेब में सीडी दे के वो देने गए। आपको पता होगा डिप्लोमेट की कोई चेकिंग चुकिंग नहीं होती। तो इस लेवल तक, मतलब जिसमें प्राइम मिनिस्टर चोरी कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, वहाँ से कुछ दी और बैक एंड में पॉकेट में यहाँ से सीडी ले गई, वहाँ से कुछ उनके डिज़ाइन ले आई और पार्ट जो है वो तोड़ ताड़ के अलग अलग शिपों से अलग अलग जाके पाकिस्तान पहुँचे। तो इस तरीके का चोरी का काम जो है वो किया। या हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है और रिकरिंग बिजनेसेस है। ऐसा नहीं आपने हथियार दे दिए तो बस काम हो गया, फिर रिकरिंग पार्ट चाहिए, सेंट्रीफ्यूजेस चाहिए, कोई और टेक्नोलॉजी चाहिए, तो एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे काम फौज कर रही है, इससे मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू अर्न कर रही है। स्पेनिश माफिया को इन्होंने डर्टी बॉम्ब्स दिए, छोटे बॉम्ब्स, राइट। अब ये 2 नंबर नॉन स्टेट एक्टर्स ने दिए, नॉन स्टेट एक्टर्स ने, जिनके अच्छे रिलेशनशिप हो गए थे BCCI बैंक के खाता बनाने वालों से, तो इन्होंने उन्हें डर्टी बॉम्ब देना चालू कर दिया। अब इसकी क्या है, नो वन नोज, बट दिस इज अ कंफर्म्ड रिपोर्ट कि उनके पास ये डर्टी बॉम्ब है, छोटे बॉम्ब जो कंधे पे ले जाओ और फोड़ दो कहीं, राइट। हो सकता है 100-200 मीटर तक डैमेज हो जाए, न्यूक्लियर रेडिएशन हो, इतना बड़ा ना हो, लेकिन इट स्टिल इज अ न्यूक्लियर हैजार्ड, राइट। तो ये सारे काम उन्होंने किए हैं। अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये तो पब्लिक क्या कहते हैं, मतलब इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, आपको हर जगह मिल जाएगी। अब इसके अलावा किस किस को क्या दिया है, नो वन नोज। चाइना को क्या दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट चाइना से किए थे, चाइना के पास तो ऑलरेडी हैं, बट अगर मैं इस खित्ते की बात करूं और इनफैक्ट एशिया की बात करूं, तो जितने भी जो एंटी US, एंटी वेस्ट, एंटी पीस मैं कहूँगा, जितने भी लोग हैं, उन सबको हथियार पाकिस्तान ने दिए हैं। और ये काम सारा का सारा अमेरिका को की मैं इसमें गलती मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी इट एक्चुअली बैकफायर्ड। सीटो सेंटो करना पाकिस्तान की विन थी और अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक मैं कहूँगा, राइट। क्योंकि छोटे छोटे दुश्मन पैदा कर लिए हैं, अब इनके पास न्यूक्लियर हथियार है, तो इनके साथ कन्वेंशनल इन्हें रेड नहीं किया जा सकता। हो सकता है छोटे छोटे टैक्टिकल बैटल किए जाएं, बट कन्वेंशनल वॉर लाइक प्लानिंग नहीं हो सकती। लीबिया वाला फंस गया क्योंकि वो UN इंस्पेक्टर वगैरह को करा लिया। और इंडिया की जहाँ तक बात है, तो भाई इंडिया की लीडरशिप शुरू से ही वीक रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि 47 से लेके 2000 तक 53 साल इंडिया को सिर्फ उसकी आर्मी ने बचाया है, वरना वीक लीडरशिप, मिसगाइडेड लीडरशिप, चाहे वो नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे ये राजीव गांधी हों, या फिर थोड़ी बहुत शास्त्री की, तब भी थोड़ी बहुत बेटर थी, ही वॉज अ गुड लीडर। लेकिन उसके बाद जो 90s वाले आए, जो रीजनल पॉलिटिशियन बेसिकली घुस गए, मुलायम सिंह जैसे लोग डिफेंस मिनिस्टर बन गए, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का इंडिया का सियासी निज़ाम था। फौज ने बचाया है, इस बात को बहुत से लोग मानते नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है। अब पहली बार जो सिविलियन सुप्रीमेसी जैसे कहते हैं ना, इंडिया में आई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी। बट इंडिया शुड ऑलवेज रिमेंबर कि किस हार्ड टाइम से वो बच के निकले हैं, बिकॉज ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान कुड हैव स्टार्टेड अनदर वॉर। अच्छा, इस पर एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर एसेट्स के बाद जंग नहीं हो सकती। तो भाई कारगिल की जंग क्या थी, उस टाइम तो दोनों न्यूक्लियर थे, इंडिया और पाकिस्तान रिसेंटली न्यूक्लियर थे। तो बात यही है कि न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो एक, मुझे लगता है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। लेकिन कारगिल की स्कर्मिशेस जैसी स्कर्मिशेस पॉसिबल हैं।
तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जिन लोगों को लगता है वॉर नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने पे दिक्कतें आएंगी, बाकी डिस्प्यूटेड एरियाज में इट कैन ऑलवेज हैपन, राइट। अब इंडिया ने 370 टेक्निकली इट्स अ कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो अगर पाकिस्तान ब्रीच करता है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग। लेकिन पीओके में ये काम हो सकता है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद है, आज़ाद वाज़ाद तो कुछ नहीं है। तो यही थी कहानी दोस्तों, होपफुली आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।